हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए हम डेली आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं और उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका 7th पार्ट रहेगा। प्री में हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले कभी एग्जाम में आपसे पूछे भी गए हैं, उन सभी का समन्वय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य रहेगा। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहला कथन देखने का प्रयास करें। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं क्या? आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में रहा करते थे, इनके अच्छे मित्र भी थे। और पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो कौन थे? वो थे शुंग वंश के संस्थापक। शुंग वंश के संस्थापक। और शुंग वंश की स्थापना इन्होंने कैसे की थी? तो थोड़ी सी कहानी ये है कि जब मौर्य वंश का समय चल रहा था, मौर्य वंश में एक राजा हुए बृहद्रथ मौर्य। उनके ही ये प्रधान सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपने राजा को मार के गद्दी पर ये बैठे और फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी। और ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मण वंश था, शुंग वंश। तो इन्हीं से संबंधित है पतंजलि। और पतंजलि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी, है ना। और अष्टाध्यायी किसने लिखी? आपको पता है। तो नाम आता है, इसका नाम आता है, महापद्मानंद के दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे। कमेंट सेक्शन में बताना जरा कौन थे वो व्यक्ति। महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे वो पाणिनि। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित थी। उसी पुस्तक पर टीका लिखी पतंजलि ने। और पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। तो पहला जो कथन है वो तो ठीक है। तो फिर देख लीजिए दूसरा कथन, भारवी हर्षवर्धन से संबंधित है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, भारवी हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो भारवी है कौन? भारवी पल्लव वंश के संस्थापक थे। कौन? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे ये भारवी। ठीक है जी। और भारवी के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? तो नाम आता है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम किसके द्वारा लिखी गई? भारवी के द्वारा, जो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे। क्लियर है? हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। थोड़ा सा अगर हम हर्षवर्धन के बारे में बात करें, हर्षवर्धन, इनका जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये गद्दी पर कब बैठे? 606 ईस्वी में। 16 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे हर्षवर्धन। ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये वर्धन वंश से संबंधित थे। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था पुष्यभूति। तो पुष्यभूति वंश नाम पड़ गया। और शुरुआती दौर में जब इस वंश की शुरुआत हुई तो राजधानी कौन सी रखी गई? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर। और ये स्थानेश्वर वर्तमान में थानेसर के नाम से जाना जाता है। और थानेसर वर्तमान में कहाँ है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। ठीक है। करते करते समय बीतता गया। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे तो हर्षवर्धन ने स्थानेश्वर से राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर ली? कन्नौज में। और ये जो कन्नौज है वो आपका कहां पड़ता है? यूपी में। तो इस प्रकार से आपको ये बातें पढ़ने को इसमें मिलती है। अब तीसरा जो कथन है वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। कालिदास सम्राट कनिष्क से संबंधित है। आप कहेंगे जी नहीं, ये तो बात गलत लिखी हुई है। तो कैसे गलत लिखी हुई है?
कालिदास के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना, तो क्या हमें देखने को मिलता है? कालिदास, हालांकि इनकी जो तारीख है, इनका जो साल है, यानी कि जो वर्ष है, वो सभी इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कालिदास जो हुए वो किसके समय में हुए? ये हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय वही हैं जिनको हम क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक माने जाते हैं ये गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उन्हीं के दरबार में रहा करते थे कालिदास। और कालिदास जो है, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जो है वो मैंने आपको बताई भी थी। अच्छे राइटर भी थे, है ना। थोड़ा सा जैसे लिख लेते हैं नाटक कालिदास ने कौन कौन से लिखे। एक आता है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये नाटक था इनका। एक नाम आपने सुना होगा मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया। और किसके बारे में है? इसमें पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और अग्निमित्र की प्रेमिका मालविका के प्रेम प्रसंग की बातें जो है वो इसमें वर्णित की गई है, ठीक है। और एक नाम आपने सुना होगा विक्रमो वर्षियम। ये जो है किसने लिखे? कालिदास ने लिखे। और महाकाव्य भी लिखे कालिदास ने। कौन कौन से लिखे? आप कहेंगे एक नाम आता है रघुवंशम और एक नाम आता है कुमार संभवम। कुमार संभवम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। खंड काव्य भी लिखे कालिदास ने। क्या लिखा खंड काव्य में? जैसे एक नाम आपने सुना होगा मेघदूतम और एक नाम आता है ऋतु संहार। तो ये किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने ये सब। आपको बताना है कि कौन सा कथन ठीक था। तो केवल जो पहला कथन था, यानी पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, वही ठीक है, बाकी दोनों गलत थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः किससे संबंधित थे? तो बता दीजिए जल्दी से, इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। बंजारों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए, इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। व्यापारी वर्ग से संबंधित हुआ करते थे ये बंजारे। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, कब आएगा मेरे बंजारे। हालांकि वो जो महिला होती है, यानी कि जो अभिनेत्री है, वो तो बंजारन थी। और बंजारन को प्रेम हो जाता है एक रईस व्यक्ति से, तो वो एक प्रतीकात्मक प्रयोग करती है कि बंजारा। बंजारे का मतलब क्या होता है? घुमंतु, तो घूमते हैं। अब घूमने वाले व्यक्ति कब किस टाइम पहुंचे क्या ही पता, है ना। उस गीत को आपने फील भी किया होगा कभी। तो इस बंजारे शब्द की अगर हम बात करें, बंजारा, ठीक है, इसे हम कई बार पढ़ते हैं लंबाणी के नाम से, लंबाणी। कई बार आपने नाम सुना होगा वंजारा, बंजारा। और गोरमाटी भी आपने नाम सुना होगा। ये सारे की सारे जो नाम है इन्हीं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बंजारों के लिए। एक ऐसा समुदाय जो आमतौर पर घुमंतु होता है ना। शुरुआती दौर में जब बात करें तो भारत के राजस्थान क्षेत्र में ये पहले, और अब क्या है, पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बंजारे आपको दिखाई दे जाएंगे। पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है जी। और आपने देखा भी होगा जब ये चलते हैं तो इनके पास क्या होता है? बैल होते हैं, बैल, ठीक है।
कहा जाता है कि ये नमक का व्यापार किया करते थे, नमक का व्यापार। और नमक को हम क्या बोलते हैं? लवण, है ना। यानी कि लवण एक ऐसी वस्तु जिसका ये व्यापार करते थे, और इसी वजह से इनको नया नाम क्या दिया जाता है? लंबाणी, लंबाणी या फिर लामणी, ये नाम। तो ये देखो मैंने लिखा भी है, पहले भी लिख दिया है वैसे ना, आपको समझाने की दृष्टि से। तो ये तो हुई इन बंजारों की बात, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करना है कि कौन सा कथन ठीक रहने वाला है। निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था, और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए जी, बता दीजिए जल्दी से। अवंती, अवंती से संबंध था क्या उनका? आप कहेंगे नहीं था, मध्य प्रदेश में है ना अवंती क्षेत्र। गंधार, वर्तमान की दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान। अपने उपदेशों के प्रचार के समय में वे कभी भी इन क्षेत्रों में नहीं गए। कौशल में उनका संबंध था, मगध में भी था। यानी कि जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है जी, इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बुद्ध, बुद्ध का मतलब अगर वैसे देखें तो भावार्थ क्या होता है? प्रकाशमान, है ना, और या फिर कह सकते हैं जागृत। इस बुद्धिज्म की शुरुआत कहां से हुई? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, गौतम बुद्ध। और इन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, बचपन का नाम। और इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में। और इनका पूरा का पूरा जीवन अगर हम देखें 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व तक का, तो इन्होंने इस धरती पर 80 साल व्यतीत किए, 80 वर्ष। और इन 80 सालों में इन्होंने इस भारतीय भूमि को बहुत कुछ दिया। भारतीय परंपरा में बहुत से मूल्य ऐड किए इन्होंने। इनके पिता की बात करें तो शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था ना, दोधन। इनकी माताजी का नाम क्या था? महामाया। और कहा जाता है कि इनकी जो माता थी महामाया, इनकी डेथ हो गई थी जब ये बहुत छोटे थे। फिर इनका जो पालन लालन पालन किया था वो किसने किया था? वो किया था गौतमी। फिर इनकी शादी भी हुई। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। फिर संतान भी हुई यशोधरा, और इनके बेटे का नाम रखा गया राहुल। फिर भी इतने मतलब क्या है कि रिश्ते नाते होने के बावजूद भी इनका मन थोड़ा अलग ही चल रहा था, और ये घर छोड़कर चले गए। जैसे जब ही इनको पता चला ये जो चार आर्य सत्य हैं कि दुख है, दुख इकट्ठे ही आते हैं, और दुख को हम दूर कर सकते हैं, यानी कि दुख निरोध। और फिर एक है, उस दुख को दूर कैसे करें, तो रास्ता भी तो होना चाहिए ना, तो वो चीज। अब थोड़े थोड़े अगर हम डिस्कशन करें, शुरुआती दौर में जब हम इनके बचपन की बात करते हैं तो वो कहाँ की बात है? वो है लुम्बिनी की बात। लुम्बिनी नेपाल में। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। अब यहाँ पर अगर इनको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे हम, ज्ञान, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। और बोध गया आपको पता है कहाँ पे है? बिहार में। और बिहार क्षेत्र जो था वही तो मगध का हिस्सा हुआ करता था, है ना। और वहीं बोध गया में निरंजना नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की, और इनको बोधि वृक्ष के नीचे
ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप कह सकते हैं ना कि मगध के साथ इनका संबंध था। ठीक है। फिर कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में। और फिर कहा जाता है कि ये बहुत स्थलों पर गए धर्म के प्रचार के लिए, जैसे काशी में, मगध में, अंग, मल और बहुत सारे क्षेत्रों में ये गए। फिर करते करते एक समय ऐसा आया कि इनकी मृत्यु भी हुई 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर यूपी। ठीक है। इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी अजात शत्रु के समय में। तो महात्मा बुद्ध जिस समय थे यहाँ पर, तब कौन सा वंश सत्ता में था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है बिंबिसार का। और बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु जब थे, उन्होंने ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है जी, राजगृह में। अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के नियम सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुगलक वंश। देखो, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन सा आया? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर आता है खिलजी वंश की शुरुआत किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तीसरा वंश कौन सा था? यही जिसे हम कहते हैं तुगलक वंश। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से एक रहा। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी तुगलक को क्या किया हुआ था? एक ऐसी जगह पर तैनात किया था जहां से आक्रमण होता था मंगोलों का। यानी कि जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा है, वहां पर तैनात किया हुआ था। बड़ा शक्तिशाली था गाजी तुगलक। इसी वजह से मंगोलों के आक्रमण को बहुत बार विफल भी किया गाजी तुगलक ने। और इसी से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ और खुश होकर गाजी तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि भी दी थी। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो दो सुल्तान और बने। और फिर आपको पता है खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान खुसरो जो थे, उनको मार दिया और खुद ये गद्दी पर बैठ गए और स्थापना कर दी किसकी? तुगलक वंश की। और तुगलक वंश फिर आपको पता है इसमें सबसे पहले कृषि को ध्यान में रखते हुए नहरों का निर्माण, नहरों का नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे नहर का निर्माण करवाया। पहली नहर का निर्माण करवाया इसने? गाजी तुगलक ने। और फिर इसका बेटा जो गद्दी पर बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। ठीक है जी। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी के समय में आपको पता है बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। ठीक है, याद आया। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है। पहली नहर का निर्माण किसने करवाया? गाजी तुगलक ने। और सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण जो करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी कहानी है, आपको याद रखनी है। फिर करते करते तुगलक वंश का भी क्या है, समय समाप्त हो गया। और फिर आपको यहाँ पर दिखाई देता है तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। और उसी के समय में फिर क्या है, जो सेनापति था खिजर खां, इसका सेनापति तैमूर का, उसने फिर सैयद वंश की स्थापना कर दी।
सैयद वंश के बाद में यहाँ पर हमें लोधी वंश की कहानी दिखाई देती है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, और फिर करते करते बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के बाद में फिर क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई, और फिर यहाँ पर मुगल साम्राज्य हमें देखने को मिलता है बाबर के नेतृत्व में। ठीक है जी, ऐसी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया या फिर नेतृत्व किया, आयोजन तो नहीं बोलेंगे, नेतृत्व किया, इसके बारे में आपको ये बताना है। कौन सी जगह थी वो, तो जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो कहानी थोड़ी सी पीछे चलकर समझने की है। हम चलते हैं पहले गुजरात में। गुजरात में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। साबरमती आश्रम, और इनको पहुंचना था कहां पे, दांडी। ये साबरमती आश्रम से चले थे 12 मार्च 1930 को, और इनको दांडी तक पहुंचने में काफी दिन लगे, और ये 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे, ये पहुंच गए दांडी। दांडी पहुंचकर इन्होंने फिर क्या किया, नमक बनाया खुद। अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उसे रद्द कर दिया, नमक कर कानून तोड़ दिया। और उसी दिन से ही कहा जाता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, संधि विच्छेद करके देखेंगे तो स प्लस में विनय, स प्लस में विनय, यानी कि स मतलब सहित और विनय मतलब विनम्रता। विनम्रता के सहित हम अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनकी अवज्ञा करेंगे, उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी गुजरात में महात्मा गांधी से संबंधित। इसी बात से प्रभावित हुए थे सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी ने सोचा कि क्यों न तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत की जाए। उन्होंने भी फिर क्या किया, तमिलनाडु में यात्रा शुरू कर दी। महात्मा गांधी यात्रा कंप्लीट कब कर चुके थे, 6 अप्रैल को। उसके कुछ एक दिन बाद यानी कि 7 दिन बाद, महात्मा गांधी की यात्रा पूरी होने के 7 दिन बाद यानी 13 अप्रैल 1930 को सी राजगोपालाचारी ने यात्रा शुरू कर दी। कहां से, तिरुचि से। और तिरुचि से उनको कहां पहुंचना था, वेदारण्यम, वेदारण्यम पहुंचना था। और ये वेदारण्यम कब पहुंचे, 28 अप्रैल को वेदारण्यम पहुंचे। ठीक है जी, ऐसे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार महात्मा गांधी की यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है, उसी प्रकार सी राजगोपालाचारी की यात्रा को आप क्या बोलेंगे, वेदारण्यम मार्च, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन महात्मा गांधी की दांडी थी और इनकी वेदारण्यम थी। और एक बात अगर आपने ध्यान में दी हो तो मद्रास क्षेत्र में भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। मद्रास नमक सत्याग्रह है, गुजरात नमक सत्याग्रह है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तमिलनाडु नमक सत्याग्रह है सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में, मद्रास नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, रुक्मिणी लक्ष्मीपति के नेतृत्व में। ठीक है जी, ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। वह मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के लिए भी जानी जाती है। 1930 में उनकी यात्रा में भी ये शरीक हुई थी। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे सभी। चलिए जी, सूची
दी गई है आपके सामने। एक तो पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों की, दूसरी है उनके लेखकों की। आपको दोनों सूचियां आपस में सुमिलित करनी है। चलिए जी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये संबंधित है मदन मोहन मालवीय से। और मदन मोहन मालवीय के बारे में आप जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है? महामना। और इनको महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 2 बार अध्यक्षता की थी। एक अधिवेशन 1909 में हुआ, कहां पर? लाहौर में। उस लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की इन्होंने। फिर उसके बाद में एक अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ, उसमें भी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। इस प्रकार पहला जो है वो तो हमने देखा। अब देखते हैं इंडिया डिवाइडेड के बारे में। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा की उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी कि स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, उससे 2 दिन पहले हुई थी। उसमें सीनियोरिटी के आधार पे बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उम्र में सबसे बड़े थे, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और फिर जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद में ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किससे संबंधित है? आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है ना। संवाद कौमुदी। तो सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित इन्हीं का नाम आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इनके प्रयासों से सती प्रथा अवैध घोषित की गई। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन नहीं, एक ऑप्शन, बंदी जीवन। बंदी जीवन किससे संबंधित है? सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है, इनके द्वारा एक और भी रचना लिखी गई थी, कौन सी बता दीजिए। जब हम काकोरी कांड की बात करते हैं, तो काकोरी कांड में इनको भी दोषी माना गया, इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद क्या हुआ? इनको उम्र कैद हुई। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन एक कैदी के रूप में गुजारा, बंदी के रूप में गुजारा। इनकी रचना भी कौन सी है? बंदी जीवन। अब इसको देख लीजिए कौन सा कथन इसमें से ठीक रहने वाला है। A4 B3 C2D1 A4 B3 C2D1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक था, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें से जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, मोटूपल्ली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आपके यूपीएससी प्री में एक बार पूछा भी गया था। यहाँ पर अगर बात करते हैं मोटूपल्ली, तो ये मुख्य समुद्र पतन हुआ करता था इसके समय में। काकतीय वंश कहते हैं ना, काकतीय वंश। तो काकतीय वंश के जो राजा थे, उन्होंने किस क्षेत्र में राज किया था? तो आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हैदराबाद क्षेत्र है ना, हैदराबाद, इस हैदराबाद के आसपास के एरिया में इनका शासन हुआ करता था। और ये हैदराबाद कहाँ है?
ये तेलंगाना में है वर्तमान में, तो यानी कि तेलंगाना क्षेत्र में प्राचीन समय में काकतीय वंश का शासन था। तो राजा बनने से पहले ये सामंत की भूमिका में थे, और सामंत किनके यहाँ पर थे ये, तो आप कहेंगे कल्याणी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य आपने सुना होगा, कल्याणी के चालुक्य भी आपने सुना होगा, है ना। कल्याणी के जो चालुक्य वंश के राजा थे, उनके यहाँ पर सामंत की भूमिका निभाते थे ये। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार किया और ये खुद फिर राजगद्दी हासिल करने में भी कामयाब रहे। फिर जैसे बात करते हैं, इसी काकतीय वंश के एक प्रसिद्ध राजा हुए, प्रसिद्ध राजा, उनका नाम क्या था? गणपति देव। गणपति देव, इन्होंने राजधानी में बदलाव किया। हालांकि शुरुआती दौर में तो राजधानी अलग थी, कौन सी थी? अमनकोंडा। अमनकोंडा से राजधानी बदल दी गणपति देव ने। कौन सी राजधानी बनाई फिर? नहीं, वारंगल। और फिर वारंगल क्षेत्र में क्या है, बहुत सारी समृद्धि आपको वहां पर दिखाई देती है। अन्न धन धन दौलत से ये क्षेत्र परिपूर्ण रहा। और वारंगल में आपको पता है अब एक हमारे राष्ट्रीय स्तर की अच्छी यूनिवर्सिटी भी है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और यही मोटुपल्ली जो स्थान है, उनका समुद्र पतन हुआ करता था। मोटुपल्ली वर्तमान में अगर देखें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो शायद वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है प्रकाशम नाम से, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में अभी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।